हमारी आय दुगनी, लेकिन कुछ चीजों की महंगाई दोगुनी होगी। तो बताओ खुशहाली होगी कैसे है? किसान है, समाज में सरकारी चीनी मिल शुरू कर दी, बंद करा दी, और जो रेट मिलना चाहिए था अभी भी किसानों को रेट नहीं मिला। और ये सरकार तो ऐसी है जो किसानों के गन्ने की रेट नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उद्योगपतियों से मिलकर के उनकी दोस्ती कर रही थी, उनकी जेब भरने का काम कर रही है। बताओ जेब भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? अगर किसान को उसके गन्ने की कीमत मिल जाएगी तो घर परिवार में खुशहाली आएगी, देश तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई, हमारे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनको सुविधा दी गई है, तो ऐसी सुविधाएं दी है जिनकी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ये जो नोटबंदी आई थी, ये गरीब और किसान के लिए नहीं आई थी। ये नोटबंदी का फैसला अगर आया था तो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आया था। जो कुछ लाभ हुआ है नोटबंदी का, हमारे गरीब और किसान को नहीं हुआ है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का उसका लाभ पहुंचाने के लिए। बताओ किसी को नोटबंदी का फायदा मिला हो तो बताओ? सबके पैसे जमा कराए थे सरकार ने, नहीं कराए थे? पहले सब पैसे जमा करा लिए, और ये पहली सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए। बंद हो गए कि नहीं हो गए? अगर कोई निशानी के लिए अपने पास 2000 रुपए रखा हो तो सावधान रहना, इसलिए सावधान रहना कि दिल्ली से या लखनऊ से ड्रोन आके ढूंढ लेगा। याद है कि नहीं याद है? हमारे कार्यकर्ताओं को तो नहीं बचा गई 2000 रुपया। निशानी के लिए भी अगर रखा होगा तो हो सकता है दिल्ली वाले, ये लखनऊ वाले ड्रोन भेज दें कि 2000 रुपए में चिप है, पकड़ा जाएगा। बताओ कोई पकड़ा गया आज तक? और सरकार ये बताने को नहीं तैयार है कि सबसे ज्यादा 2000 रुपए किस शहर में, किस प्रदेश में जमा हुए हैं, किस बैंक में जमा हुए, ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये सरकार नहीं बता रही है तो बताओ कुछ छिपा रही है कि नहीं छिपा रही है? तो इन पर भरोसा करोगे क्या? हमारी आपकी आमदनी और आय तो नहीं किसानों की दोगुनी हुई, लेकिन बताओ थाने तहसील की हो गई आमदनी, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और हमारे पुलिस वाले तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत समझदार हैं, ये मुख्यमंत्री जी का इशारा समझते हैं। हम लोगों ने 100 नंबर लगाया, डायल 100 नंबर, और डायल 100 नंबर इसलिए था कि अगर कोई किसान गांव में रहने वाला तकलीफ परेशानी में आ जाए तो वो फोन मिलाए, पुलिस उसकी मदद करने पहुंच जाए। बताओ इसीलिए तो शुरू की थी। लेकिन जब से 100 से 112 हुआ, पुलिस को लगा कि सरकार ने 112 कर दिया तो हमारी भी रेट बढ़ा दी। बताओ रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? और पहली बार देखा है, अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, अभी तक तो जो आप और हम लोग फिल्मों में देखते थे या अखबारों में खबर पढ़ते थे, ये पढ़ते थे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। और स्वामी पकड़ गई पुलिस वालों पर। और अभी गोरखपुर में तुम्हें कैसा पता है गांजा पकड़ा गया? अभी गोरखपुर में गांजा पकड़ा गया।
नौकरियां हैं, नौजवानों को नौकरी चाहिए, बताओ नौकरियां हैं कहां पर, रोजगार कहां है, और आउटसोर्स की व्यवस्था है वो बताओ आपके हमारे अधिकारों को छीन रही कि नहीं छीन रही। जो आउटसोर्स की व्यवस्था है ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये आधी अधूरी नौकरी है। अभी तक तो सरकारी विभागों में आउटसोर्स था, ये जो अग्निवीर है, जो फौज की भर्ती है, बताओ आउटसोर्स से कम है क्या? ये अग्निवीर की भर्ती भी आउटसोर्स जैसी है। और अभी पहला नौजवान शहीद हुआ 19 साल का नौजवान शहीद हुआ, उसे कोई सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिला, और जब वो आया तो कोई सरकारी लोग नहीं आए थे, फौज के लोग उसके घर नहीं आए थे, एक प्राइवेट एम्बुलेंस उसके घर परिवार में उसको छोड़ करके चली गई थी। सोचो, ये कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। जो लोग देशभक्त हैं वो अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी नहीं देंगे। और मैं कहना चाहता हूं जो सच्चे देशभक्त होंगे वो पहले जैसी हमारे नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और मैं समाजवादी साथियों से नौजवानों को कहना चाहता हूं, जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी वैसी ही फौज की भर्ती मानेंगे, पक्की नौकरी बनना उससे पहले हम अग्निवीर को। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई है। हमें आपको हर चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहते हैं कि हमारी आपकी बहुत लंबी लड़ाई है, हमारे मंच की लड़ाई आपस में लेकिन 24 छूट गए तो इसकी भरपाई कभी नहीं होगी, याद रखना साथियों। मैं ये जानता हूं कि जो कुछ थोड़ा बहुत आपसी दूरियां हैं वो मंच पे तो हो सकती हैं, लेकिन हमारे गांव में रहने वाले कार्यकर्ता और साथी के अंदर कहीं दूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे तमाम साथियों से अपील है कि ये चुनाव 24 का चुनाव अपने भविष्य का चुनाव समझना, आने वाली पीढ़ी का चुनाव समझना। और इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, ये शाहजहांपुर की धरती ये शहीदों की धरती नहीं है। यहाँ के तमाम लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। इसलिए संविधान बचाने की भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। संविधान बचेगा तो हमारा आपका भविष्य बचेगा। ये जो शिविर चल रहे हैं ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे कार्यकर्ता जागरूक हो चीजों को लेकर कि हम लोग कितने जागरूक हैं। हालांकि हम लोग गठबंधन के हिस्से हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, लेकिन याद रखना हमारा और आपका कोई रास्ता लगा सकता है तो वो पीडीए है, पीडीए के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम अपने पिछड़े दले पक्षे भाई और अगलों का साथ लेकर के चलेंगे तो एनडीए का मुकाबला हमारा पीडीए कर ले जाएगा। कोई मुकाबला नहीं जो इतना हम लोग अगर करना चाहेंगे तो। ये जो पीडीए है यही हराएगा एनडीए को। एनडीए की हवा खराब है, पीडीए से है। और जो लोग थोड़ी बहुत साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों को कितनों से मुकाबला करना है। याद कीजिए सपा और बसपा का भी अलायंस हुआ, लेकिन बीजेपी बाजी मार गई क्योंकि हम लोग बूथ और गांव में तैयार नहीं थे। हम खुशी मना रहे थे कि गठबंधन हमें जिता ले जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे गठबंधन किसी स्तर पे हो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो हम लोग सब बड़े नेता मिलकर के तय करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अपने बूथ पर अपने गांव में समाजवादी पार्टी मदद की करें। आप लोग जब मदद होगी हमारी गांव में तो हम अपने आप नहीं करेंगे। गठबंधन नहीं मदद करेगा हमारा कार्यकर्ता मदद करेगा, हमारे गांव का कार्यकर्ता मदद करेगा। आज जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो देवरिया हो जहां अन्याय हुआ। लेकिन सोचिए सरकार का भेदभाव देखिए, दोनों पक्षों में ले गई सरकार। अगर दोनों पक्षों के दुख दर्द में कोई शामिल हुआ तो वो समाजवादी पार्टी थी।
इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूँ, यहाँ पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुदा पड़ा है, कूड़ा हर मोहल्ले में हर गली में दिखाई दे रहा है, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को, वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे। न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च करी, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई। किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताए हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। न गन्ने की कीमत बढ़ी, बिजली महंगी है। एक बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था, एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है, आज तक इस सरकार ने सुध नहीं दी। अभी भी वैसे ही शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है, अभी भी पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना था। पहला शिलान्यास यहाँ पर उस समय रहे केंद्र के मंत्री नड्डा जी और मैं खुद आकर के इसका किया था। न यहाँ पर पर्याप्त एडिशनल प्रोफेसर है, न असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त थे, न प्रोफेसर पर्याप्त थे, न टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त थे। जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, और मरीजों को जो दवाई और इलाज मिलना चाहिए वो भी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा है। जब पहले मेडिकल कॉलेज की ये हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत होगी। पुलिस के दम पे ये सरकार चला रहे, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं ये लोग। इसलिए इस शिविरों में कार्यकर्ताओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सर इंडिया गठबंधन से क्या दूरी बना ली है जो पीडीए की जरूरत पड़ गई? सर, मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्मेंस भेज दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की,
तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। सर शाहजहांपुर का कहना है कि जो कैंडिडेट आपने कांग्रेस के खिलाफ खड़े किए हैं उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। वो लिख करके दे दें कौन से फायदा हो रहा है, वो कौन है चीज, फिर तुम शुरू हो गए। शाहजहांपुर में जो भी प्रत्याशी आपके बनाए जाते हैं वो दूसरे दलों में चले जाते हैं, कैसे रोकेंगे उन लोगों को? हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। जो प्रत्याशी हाल में दूसरे दल में गई हैं, आप जरा व्यक्तिगत उनसे बात करना। मैंने उनसे ये कहा कि आप पहली मेयर बनने जा रही है महिला, आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, लेकिन उनकी इच्छा समाजवादी पार्टी से नहीं थी, बीजेपी से थी। लेकिन जो बात मैं सोच रहा था वो बात हकीकत में आई। पहली महिला जो मेयर बनी है शाहजहांपुर की, वो वही है जो कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गई थी। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछेंगी तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं। कम से कम एक बात सही रही कि हमने उन्हें मेयर बना दिया, हम नहीं बना पाए लेकिन बीजेपी ने बना दिया। तो आधा मन तो समाजवादी पार्टी के प्रति भी होगा या कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी उनका गुजरा है। सर, मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से, लेकिन ये जो कूड़े वाली बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। जो 9 बार विधायक रहा हो, वित्त विभाग पर पूरा कब्जा हो जिसका, और तरह तरह की बात सदन में स्वच्छ भारत पे लंबे लंबे भाषण देते हो, सबको झाड़ू पकड़ाया हो। आपके यहाँ भी झाड़ू किसी ने पकड़ा होगा, बताओ किसने पकड़ा था? अरे बताते क्यों नहीं हो? बिल्कुल पकड़ा है, मंत्रियों ने भी पकड़ा है। किसने पकड़ा था झाड़ू? नहीं, मंत्री किसी ने पकड़ा था, विधायक वगैरह ने पकड़ा था, तो समझ लीजिए आप महापौर के हस्बैंड ने पकड़ा था। तो किसी ने पकड़ा होगा ना झाड़ू। सर 24 में इस पर रोक कैसे लगेगी कि जो प्रत्याशी आप बनाएंगे, क्या गारंटी रहेगी कि वो रुका रहेगा आपके साथ में? इस बार इसीलिए शिविर हुआ है गारंटी के लिए। सर एक सवाल है, आजम के साथ जो हो रहा है खिलाफी हुई क्या है मानते हैं आप? तो क्या उस बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई है। कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत। क्या मान लिया जाए इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस के बाद राज्यसभा में बैठक होगा इस संबंध में?
अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे, हम तो आपसे बात करेंगे। सर क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी गाजियाबाद में मेट्रो का शुभारंभ हुआ आज है और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध करते। तेलंगाना में भी अभी देखा गया था, तो वैसी ने भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। जी तो वो तो आप जानकारी कर लें कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा, सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, वो कैसे होगा कामयाब। सर कास्ट शाहजहांपुर में सेंसस है, आरक्षण का खिलवाड़ हो रही है। कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा विपक्ष का था, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था। मुझे याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ, क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। सर शाहजहांपुर में 2 दिवसीय दौरा आपका रहा शाहजहांपुर का। नहीं है, वो आरटीएस है बड़ी वाली। सर शाहजहांपुर का 2 दिवसीय दौरा आपका रहा है। नहीं किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें नहीं है उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ, ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है। वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहांपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन कब आएगी शाहजहांपुर में? या दिल्ली या लखनऊ कब पहुंचेगी, या कलकत्ता कब पहुंचेगी, पटना कब पहुंचेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर शाहजहांपुर 2 दिन होने को हैं, आपको क्या कुछ पाते, कहाँ पाते हैं संगठन को शाहजहांपुर में? मुझे उम्मीद है कि शाहजहांपुर के नेता सब मिल करके भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। सर आज लोक जागरण और लड़ाएंगे। लोक जागरण अभियान के तहत यहाँ से आज हरदोई तक पूरे रथ यात्रा भी निकलेगी। लोगों का पीछे अभी से इकट्ठा हो रहा है। रथ यात्रा नहीं है ये हमारा रथ है जो बहुत दिनों से खड़ा रहता है, तो इसको चलाते रहना चाहिए। अब इस शिविर के बाद हम लोग इसी से चलेंगे जिससे सब नेताओं को बैठा ले। हमारा साथी पूछ रहा था इस शिविर का लाभ क्या हुआ। अब इस रथ में सब नेता बैठ जाएंगे, अपनी जो कुछ दूरियां होगी वो खत्म कर देंगे। अगले जी एक सवाल ये है कि जो 33% जो आरक्षण, महिला आरक्षण की बात होगी, आपके कैंप में जो अभी पूरा हुआ है, मात्र 8 महिलाएं जो है इस कैंप में शामिल हुई हैं, कैसे आप आधी आबादी को साधेंगे? मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ संगठन की जो महिलाएं हैं वो कोई अभियान ऐसा चलाएं जिससे महिलाओं को और लड़कियों को जोड़ा जा सके, छात्राओं को। मुझे उम्मीद है यहाँ का संगठन हमारा अभियान चला करके जोड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है, बीजेपी जो लेकर के आई है बिल, क्या मध्य प्रदेश में 33% दी है सीटें? क्या छत्तीसगढ़ में 33% सीटें दी हैं? क्या तेलंगाना में 33% दी हैं? जो लोग नए लोकसभा में ये बिल लेकर के आए हमारे महिलाओं के लिए, क्या उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? दोनों पार्टियों ने। तो ये स्कैम में आना ना आना एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में, क्या वहां पर बीजेपी ने और कांग्रेस ने या अन्य दलों ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? सब आजम खान साहब के ऊपर, आजम खान साहब के साथ अन्याय हो रहा है और इतना ज्यादा अन्याय किसी परिवार के साथ नहीं हुआ।